नमस्कार दोस्तों, आज जो ये बाइनोमियल थ्योरम है आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा हमारा बाइनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अवकलन और समाकलन वाले उसमें पहले हम लिमिट पढ़ने वाले हैं, फिर सातत्य है और ऐसे अवकलज के अनुप्रयोग समाकलन ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। और अब से रफ्तार पकड़ने वाला हूँ मैं। बड़ी बड़ी क्लासेज आपको मिलेगी। शाम वाली क्लास आपको 1 घंटे प्लस की क्लास मिलेगी। यानी अब तक हम चीज़ें आधे घंटे की पढ़ रहे थे, लेकिन अब से आपको 1 घंटे की क्लासेस मिलेगी ताकि अवकलन समाकलन हमारा 15-20 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसमें से सबसे बड़ा टॉपिक यही है अवकलन समाकलन। इसमें अगर हम 1 महीना स्पेंड करते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 20 प्रश्न आएंगे। 20 दुए 40 नंबर का काम अवकलन समाकलन में से आने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें पूरा इम्तिनान से एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज़। और जो भी आप बुक कह रहे हैं सर सैनी, उस बुक में से ही आपको प्रैक्टिस के लिए पूरी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। इसलिए उसमें बड़ी क्लासेस होंगी, 1 घंटे प्लस ही क्लासेस रोजाना आपको मिलेगी। और शायद मैं सोच रहा हूँ कि सुबह भी आपको एक क्लास उन्हीं की दे दूँ। यानी हम बीएससी वाला कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाला, तो वहाँ पर कुछ दिन आपको शाम को भी अवकलन वाली मिले और सुबह भी अवकलन वाली क्लासेस, यानी 2 क्लासेज आपको अवकलन समाकलन की मिले। तो कैसा आपको इसके बारे में बताना कि सुबह भी वो डालें या फिर बीएससी वाला जो चल रहा है उसे चलने दें। एक बार बीएससी वाला रोक कर सुबह अवकलन वाली क्लासेस और शाम को भी अवकलन वाली क्लासेस, यानी 2 क्लासेस हमारी होती हैं। उन दोनों में ही हम जो अवकलन समाकलन पढ़ें, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं क्या करना है। बाकी उस हिसाब से हम सोच लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक छोटा सा टॉपिक, 1-2 चीज़ें रही हैं इंपॉर्टेंट वो मैं करवा देता हूँ। प्रसार में गुणांक ज्ञात करना। प्रसार में गुणांक ज्ञात करना, बस ये टॉपिक है, लास्ट है आपका। देखो इसमें 2 तरीके होंगे। एक में जिसमें गुणनखंड नहीं हो रहा है, यानी पूछ ले x की पावर 4 के गुणांक बताओ, तो उसमें आपको चीज़ें बतानी होंगी, कितने उसके अंदर गुणांक आएंगे, क्या क्या कंडीशन बनेगी। तो देखो अगर 2 चीज़ें अगर टुकड़े हों, यानी गुणनखंड के रूप में आपका बन जाए, दोनों चीज़ें गुणनखंड के रूप में हो तो आप अलग तरीका होगा, गुणनखंड नहीं है तो उसका अलग तरीका होगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कि जिसके गुणनखंड हो। तो एक क्वेश्चन है, देखना 2nd ग्रेड के अंदर आया। 2nd ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप पर जा सकते हैं। अनअकैडमी ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी इस कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं और किसी भी कोर्स का आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर से साइनअप कर लो और एग्जाम सेलेक्ट कर लो किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। और आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी एटलीस्ट आप 3 महीने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको अब बेनिफिट मिल रहे हैं। यानी 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपको कितने महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। और उसमें भी देखो आपके लिए एक विशेष छूट, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी मान लीजिए 5000 का कोर्स ले रहे हैं तो 10% आपको वहां पर ये कोड लगाते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये रेफरल कोड यूज कर देना और अपनी क्लासेस को एंजॉय करो, क्योंकि अनअकैडमी आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना। चलिए देखना 2nd ग्रेड के अंदर आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कि 1 + x + x² + x की पावर 3 11। देखो आपने द्विपद 2 गुणनखंड थे, उसके अंदर तो आपने बता दिया था x की पावर 4 जो विशिष्ट पद था उसमें कितना गुणांक आएगा, तो वो बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर द्विपद नहीं है, ये देखो पावर 4 पद आ गए, ऐसे ही 3 पद आएंगे। तो ये चीज़ें इसलिए थोड़ी बड़ी हो रही हैं। द्विपद में आपने डायरेक्ट वो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें आप गुणनखंड निकाल सकते थे कि उसके गुणा में कितना है, x की पावर 4 के गुणा में कितना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, 1 + x, एक गुणनखंड ये हो गया, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो 1 + x यानी 1 + x², ये आपका बन गया। देखो यहाँ से x² कॉमन आएगा, एक तो 1 + x बनाया, एक 1 + x² बन गया, दोनों की पावर अलग अलग लगा दो 11, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक, x की पावर 4 का गुणांक आपको ज्ञात करना है। x की पावर 4 का गुणांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसका प्रसार है और इसके प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक। तो यानी अब दोनों का कुछ प्रसार करो
और जहां से जितने पदों में x की पावर 4 बन रहा है उन सभी को जोड़ो और उनके गुणांक क्या है, उन गुणांकों को जोड़ेंगे, वही उनका गुणांकों का योग आएगा। देखो सबसे पहले मैं इसका प्रसार करूंगा 1 + x, तो क्या होगा देखो 11c, सबसे शुरुआत में पद क्या आएगा 0, 11c 0, और उसके बाद आगे वाले में 11c 1 और एक यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्योंकि ये मैक्सिमम है, एक x बढ़ता जाएगा, प्लस का 11c 2 x²। ऐसे ही ये पद आपके आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस का 11c 3 x³ देखो जितना निकालना है x की पावर 4 तक, तो x की पावर 4 तक ही प्रसार करो, 11c 4 x की पावर 4। आगे देखो वैसे ही ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, तो यहीं तक हम प्रसार करेंगे, वैसे आगे ये बढ़ता जाएगा। इनटू में इसका करेंगे 1 + x², तो 11c 0, पहला पद तो आपका यही होगा 0, लेकिन दूसरे पद में क्या आएगा 11c 1, x की जगह क्या है x², तो x² आ गया। दूसरे पद में 11c 2 x की पावर 4, बस क्योंकि 4 तक ही लेना है, वैसे आगे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम x की पावर 4 तक ही गुणांक आपको ज्ञात करना है, तो x की पावर 4 तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये हो गया। अब यहाँ पर जो x की पावर 4 जहां से बन रहा है, देखो एक में इसका गुणा होगा ना अंदर, 11c 0 का एक तो इसके साथ गुणा कराऊंगा, देखो गुणांक लेने, गुणांक ले लेते हैं, 11c 0 डॉट 11c 2 प्लस का एक गुणांक, तो ये हो गया। अगर मैं 1 की किसी के साथ नहीं हो सकती, देखो 11c 2 की अगर मैं 11c 2 के साथ गुणा 11c 1 वाले, देखो यहाँ पर x की पावर 4 बन गया ना, तो ये देखो एक ये बन गया 11c 2 डॉट 11c 1 प्लस का एक और संभावना कौन सी बन रही है 11c 4 x की पावर 4, अगर मैं 0 वाले के साथ कराऊंगा तो भी ये पॉसिबल है, तो 11c 4 डॉट 11c 0, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं यहाँ से। और क्या कोई संभावना बन रही है क्या, और किसी से x की पावर 4 प्राप्त हो रहा है कि आपको नहीं हो रहा, तो ये तीन ही आपकी संभावनाएं हैं। तो इसका रिजल्ट देखो nc 0 का वैल्यू होती है 1, 11c 0 की वैल्यू 1, 11c 2 यानी 11 को 2 तक 10 नीचे 1 2, ठीक है, प्लस का 11c 2 ऐसा इसके साथ 11 × 10 अपॉन में 1 × 2, 11c 1 nc 1 की वैल्यू n, तो इसकी वैल्यू होगी 11, प्लस का 11c 4 यानी 11 का 4 तक प्रसार 10 9 8, ठीक है, और ये 1 2 3 4, 11c 0 का मतलब 1 हो गया। अब देखो जो चीज़ें सोल्व हो रही है उसे सोल्व कर दो, इसको काटेंगे क्या आएगा 11 पंजे 55 प्लस का 2 इससे काटा 11 पंजे 55, और ये आपके पास आ गया मेरे ख्याल से 605, 11 पंजे 55 और 55 को 11 से फिर कराएंगे, 11 पंजे 5 55 और 605, हाँ सही है। उसके बाद देखो 11 10 9 8, अब इसको काटो, जो कट रहा है 4 2 8, ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 3 9, तो देखो क्या 10 को 3 से 30 और 30 को यहाँ पर हम गुणा कराएंगे तो 330, क्या 330। अब जो जोड़ कर लो इनका 600 और 300 900, 935 940 और ये 990 आपका आंसर आ गया, 990 आंसर हो गया। तो देखो ऐसे आप अगर गुणनखंड हो रहे हैं, एक क्वेश्चन और अभी आपको अगर इसी में आपसे ऐसे पूछ ले कि x की पावर ये आपको 5 दे दे, यही दे दिया सेम टू सेम, देखना ये कर दोगे ना आप, ये दे दिया, यहाँ पर दे दिया आपको x की 5 दे दिया, और पूछा है प्रसार में x की पावर 2 का गुणांक, तो ऐसे ही अब x की पावर 2 के गुणांक वाले ले लो, कौन कौन से मैक्सिमम पावर 5 है यहाँ पर, तो जहाँ पर 2 आएगा यहाँ तक इसके आगे नहीं बढ़ना, 2 कहाँ से मिलेगा आपको, देखो एक यहाँ पर मिल जाएगा इसके साथ कराओगे, और एक 11c 0 का इसके साथ कराओगे, बस 2 ही है, तो ऐसे आप रिजल्ट इसका भी निकाल लोगे, ठीक है। ये तो रहा जब फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन अब हम करेंगे यदि गुणनखंड ना हो तो आप कैसे करोगे, लिख लो इसको। लिख लिया क्या, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। जब फैक्टर नहीं हो, अब देखना फैक्टर नहीं है, एक क्वेश्चन इसका भी करवा दूंगा, जब फैक्टर नहीं हो, ठीक है, नहीं ऐसे लिख दिया गया
नहीं हो, ये लो, जब फैक्टर नहीं हो यानी गुणनखंड पॉसिबल नहीं हो, जैसे आपको दे दिया x प्लस ए, इसका प्रसार आपको करना आता है NC0 आगे, यानी शुरुआत में आपके x की पावर अधिकतम होती है और x की पावर उसके बाद घटती जाएगी और 1 की बढ़ती जाएगी, NC1 x की पावर n-1 और a की पावर 1, ऐसे प्लस का NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2, ऐसे ऐसे लास्ट में जाता जाएगा NCn x की पावर हट जाएगी और a की पावर n हो जाएगी। ठीक है, इसको आप व्यापक पद के रूप में लिखते हैं, तो इसको आप क्या लिखते हैं, r बराबर 0 से r कहाँ तक n और NCr x की पावर n-r a की पावर r। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से जो आपको वैल्यू निकालनी है उसमें तरीका बताऊंगा, यानी जो आपसे पूछा है इसी का तो योग होगा ये, यानी अगर देखो NCr को क्या लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल n, देखो NCr को फैक्टोरियल n, नीचे देखना क्या आएगा, फैक्टोरियल n माइनस का r और फैक्टोरियल r, और आगे क्या है x की पावर n-r और a की पावर r। अगर ये 2 के रूप में है, अगर 3 होता तो ऐसे ही आपके यहाँ पर और वैल्यू आती, तो इसमें n-r को आप मान लो p और ये आपने मान लिया ये r को q, तो देखो क्या आएगा, फैक्टोरियल n, नीचे क्या हो गया, ये आपका p हो गया, r वाला q हो गया और ऊपर x की पावर p और a की पावर q। ठीक है, और ऐसे ही ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, आगे कोई और पद आ गया तो उसमें आप r ले लेना, यानी तीसरा और कोई आगे आ जाए, इसी तरह r हो गया, तीन मिल जाए, यहाँ पर 2 है, 3 हो जाए तो आगे जो भी आपको वैल्यू मिले उसकी पावर r हो जाएगी, ऐसे ही ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो देखो अब उससे यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आपको दे रखा है p प्लस क्यू बराबर क्या होगा, टोटल n, यहाँ से कोई वैल्यू आपको मिलेगी और इस हिसाब से आप वैल्यू निकालोगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कैसे अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, तब आप अच्छे से इसको समझोगे। जब फैक्टर नहीं है तो इसका प्रयोग करना है आपको। क्वेश्चन दे दिया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 के प्रसार में x की पावर 8 का गुणांक है। x की पावर 8 का गुणांक है, तो वही क्या हमने देखो 3 पद है ना इसके अंदर, तो वही तरीका यहाँ पर लगाना है, यानी सिमेशन आप लगाते हैं, फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल p के रूप में आएगा ना चीज़ें, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r। ठीक है, ऊपर x की पावर p, ऐसे ही ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है x p a और q, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से आप p q r पावर लगाते जाएंगे। मान लो a की पावर q, आगे कोई t है तो उसकी पावर r, ये 3 हो गए ना, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू रखो, फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल p की वैल्यू कितनी है, देखो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी है p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। उसके बाद 1 की पावर p, a की जगह एक्स स्क्वायर की पावर q और t की जगह माइनस का एक्स क्यूब और यहाँ पर इसकी पावर r, नीचे ऐसे ही फैक्टोरियल p q और r। ठीक है, अब यहाँ से p प्लस क्यू प्लस r बराबर क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है, 9। अब ये वैल्यूज आपको निकालनी है और ये वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, x की पावर 8 आनी चाहिए, तभी तो आपका रिजल्ट निकलेगा। तो देखो यहाँ से अब हम ये वैल्यूज निकालेंगे, तो देखो थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r, कंडीशंस बनेगी यहाँ पर, ये 1 की पावर p, ये 1 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है और साथ में -1 की पावर r, यानी r का जो मान आएगा, अगर r सम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, विषम होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x की पावर 2q और यहाँ पर x की पावर कितना आएगा, 3r। तो ये देखो अब ये जो रिजल्ट आया है, ये देखो x की पावर 8 का गुणक, तो यही तो आपका यहाँ से तो x की पावर 8 बनेगी, यही तो x की पावर 8 बनाएगा, कौन सा, 2q प्लस 3r बराबर 8 होना चाहिए। अब देखो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन बनती है जिसके अंदर वैल्यूज यहाँ पर आपकी ना तो नेगेटिव आनी चाहिए और वैल्यू ना जो आपकी 1/, के रूप में ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए, कोई बटा में वैल्यू वैसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 2/3 ऐसी वैल्यूज, भिन्न संख्याएं नहीं चलेगी। वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए,
आपकी प्राकृत संख्याओं के रूप में ऐसी वैल्यूज़ आपको मिलनी चाहिए। 0 मिल सकता है, यानी बाकी जो आपके पॉइंटों के रूप में वैल्यूज़ आती हैं, भिन्न के रूप में वैल्यूज़ आती हैं, नेगेटिव की वैल्यू आती हैं, वो वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए, और उसमें भी पॉजिटिव पूर्णांक आनी चाहिए। देखो तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर r बराबर 0 रखता हूँ, r बराबर 0 रखूँगा, देखो यहाँ पर कंडीशन बनेगी r बराबर मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आई, देखो ये 0 हो गया, q की वैल्यू 4, q बराबर 4। अब देखो r बराबर 0, यहाँ रखो, p की वैल्यू भी ज्ञात करनी है ना आपको। देखो यहाँ पर p q r सभी चीज़ें हैं, तो p की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, तो r की वैल्यू 0 रखी और ये q की वैल्यू 4, तो यहाँ पर आप अगर इसमें से घटाओगे तो p की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 5। ये कंडीशन तो ये बन गई। अगर मैं r बराबर 1 लेता हूँ, देखना r बराबर 1 लिया तो ये आपका 3 और 8 में से 3 5 और भाग देंगे 2 का, तो 5/2, यानी ये वैल्यू नहीं हो सकती। अगर मैं r बराबर 2 लेता हूँ, r बराबर मैं 2 लूँ तो 6 8 में से आप 6 घटाओगे तो 2 बचा, और यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो ये हो सकती है। अगर मैं r बराबर 2 लेता हूँ, r बराबर 2 लूँगा तो q की वैल्यू आपके पास 1 आई, और ये p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है क्या। अगर 3 रखता हूं तो देखो 3 3 9, 8 में से 9 नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू यहाँ नहीं आ सकती। आर के मान रखेंगे तो ये वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती। तो ये 2 ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ये आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दो। देखो केस नंबर फर्स्ट, जब p बराबर 5, r बराबर 0 और q बराबर 4 हो, तो देखो यहाँ पर फैक्टोरियल 9 आ गया, नीचे फैक्टोरियल p की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 5, और r कितना है यहाँ पर 0, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और q की वैल्यू कितनी है, 4, फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 0 हो गया। इनटू में -1 की पावर r की पावर कितनी है, 0, r का मान कितना है, 0, तो यानी ये 1 पॉजिटिव हो गया। और x की पावर में देखो 2q + 3r, इसका मतलब x की पावर 8 हो गया। ठीक है, पहला रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया। यहां से आप जो भी रिजल्ट निकालो इसको सोल्व कर लो, यानी एक बार ये पढ़ा रहने दो समीकरण नंबर 1, और दूसरा कैसे निकलेगा, ऐसे ही केस नंबर 2, p बराबर 6, r बराबर 2 और q बराबर 1, तो फैक्टोरियल 9, नीचे फैक्टोरियल p यानी 6 और r फैक्टोरियल q की वैल्यू कितनी है, 1, और r की वैल्यू फैक्टोरियल 2, और आगे देखो x की पावर 8 बनेगा, -1 यहाँ था ना, -1 की पावर r का मान कितना है, 2, तो ये पॉजिटिव होगी। तो ये दोनों जो आए हैं समीकरण, दोनों को आप जोड़ देंगे, इनके गुणाकों को, x की पावर 8 के गुणाक है, तो दोनों गुणाकों को आप जोड़ेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। नीचे तक दिखाने क्या, ठीक है, इन दोनों के गुणाकों को आप जोड़ेंगे तो आपको ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देखो इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ऐसे ही निकालने हैं चीज़ें। तो यहाँ से देखो रिजल्ट क्या आएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 प्लस का फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी। अब देखो इसको प्रसार करो, कहाँ तक, 5 तक कर लो, 9 8 7 6, 5 से फैक्टोरियल 5 और इसका 1 2 3 4, ठीक है, प्लस का 9 8 7, देखो आगे ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे 2 आ गया, ये 2 तो के 8 हो गया। यहाँ देखना 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9, 7 3 21 और 21 छिक्के कितना हो गया, 6 6 2 12, 126 प्लस का यहाँ देखो कितना आएगा, 9 7 63 और 63 को आपको 4 से गुणा करना है। 63 को 4 से गुणा करोगे तो लगभग आपका कितना आएगा, 63 चौके 252, और ये आपका रिजल्ट आ गया कितना, 8 5 और 2 7 378, ये आपका आंसर आ गया, ये x का गुणांक हो गया। ऐसे ही इसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर रखे हैं, जैसे आपसे ऐसा पूछ ले, देखना अभी और चीज़ें 1-2 क्वेश्चन और बताऊँगा, तो 1-2 बार इसको देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा चीज़ें, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले आपसे, क्वेश्चन दे दिया आपको कि x + y + z की पावर 4 के प्रसार में, इस बार आपको चीज़ें पहले ही दे दी, प्रसार में x² y z का गुणांक है,
देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड का गुणांक, तो यानी पहले ही आपको वैल्यू दे दी है। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है 2 है, क्यू की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू जो आर है आर की वैल्यू कितनी है 1। ये वैल्यू आपको पहले दे दी, तो ये वैल्यूज ही आपको रखनी है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा देखो फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल फैक्टोरियल पी की मतलब 2, फैक्टोरियल क्यू 1, फैक्टोरियल आर 1, और आगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये गुणांक आ गया ना, सेम टू सेम वही चीज़ें आ जाएगी। तो देखो अब इसको सोल्व कर लो। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हो 4 3, नीचे कोई जरूरत है नहीं, 12 आपका ये आंसर आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं आराम से। एक दो क्वेश्चन मैंने नोट्स के अंदर प्रैक्टिस के लिए भी आपको दे रखे हैं, तो वो भी करके देख लेना, सिंपल सा है। बाकी मैं करवा देता आपको। और भी एक चीज़ और रही है, अब देखो जब आपको लगातार 3 पद समांतर श्रेणी में दे, जब लगातार लास्ट है ये 3 पद समांतर श्रेणी में दे, ठीक है। मान लो आपके पास ये है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में कह दे, प्रसार में r प्लस 1 r प्लस 2वां पद समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो। देखो ये 2 पद आपको समांतर श्रेणी में दिए हैं, तो एक फॉर्मूला बनता है, याद रखना है n स्क्वायर माइनस का n 4r प्लस 1। ये फॉर्मूला बस याद रख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। 4r स्क्वायर माइनस का 2 बराबर होगा 0। यहाँ से आपको देखो r की वैल्यू रखोगे और आपको n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही पूछेगा दादा, ये r की वैल्यूज दे दी, आपको पद दे दिए कि वो समांतर श्रेणी में है, और आपको यहाँ से n की वैल्यूज ज्ञात करने का कहेगा, तो आप यहाँ से आराम से n की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, n स्क्वायर माइनस का n 4r प्लस 1 प्लस का 4r स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो एक क्वेश्चन इसका करवा देता हूँ मैं आपको, फिर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में सिंपल सा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें करवा रहा हूँ, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वैसे लगभग चीज़ें उन्हीं में से आएंगी जो पहले आए। वे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में हैं, दूसरा तीसरा चौथा वे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो n बराबर क्या, यानी n का मान बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी अगर ये समांतर श्रेणी के अंदर है। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, आपको कि n स्क्वायर माइनस का n 4r प्लस 1 प्लस का 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या है 0। ये आपको बताया है अगर समांतर श्रेणी में है कोई पद, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या थी, ये देखो r प्लस 1 r प्लस 2, तो r की वैल्यू क्या है 2, तो यानी r बराबर 2 रखेंगे, तो n स्क्वायर माइनस का n, r की वैल्यू 2 रखी है, 8 प्लस का 1 प्लस का 4, r की वैल्यू 2, तो यानी इसकी स्क्वायर 4 हो गया, 4 चौके 16 माइनस का 2 बराबर 0। देखना आगे क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस का 9n, और यहाँ 16 में से घटाओगे तो ये बराबर 14। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब देखो इसमें n को आप कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 7n, ये देखो माइनस का 9n बन गया और गुणा कराओगे 14 बन गया, तो ये इसके गुणनखंड हो गए n माइनस का 2 n माइनस का 7, ये आपके पास बच गए 2, तो n की वैल्यू क्या होगी 2 और 7। अब देखो क्या n की वैल्यू यहाँ पर 2 पॉसिबल है क्या, देखो r की वैल्यू जो आपको दे रखी है, दूसरा तीसरा चौथा पद है, तो ये n की वैल्यू 2 यहाँ पर नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू क्या आएगी 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका द्विपद पर में हर एक चीज़ बताई है, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सेकंड ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप और इसमें अच्छी तैयारी करने हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ला सकते हैं, बाकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इम्तिहान से अच्छी तैयारी आपकी चल रही है,
अब जो आगे क्लासेज होगी अवकलन समाकलन वाली, उसमें थोड़ी बड़ी क्लासेज हम लेंगे, 50 मिनट की, 1 घंटे की, ऐसी क्लासेज मैं रखने वाला हूं ताकि जल्द से जल्द हम चीज़ें कवर कर पाएँ। क्योंकि अवकलन समाकलन बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर टाइम भी लगेगा, वो टाइम लगेगा तो हमें क्लासेज की टाइमिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप वीडियोज़ को शेयर करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं कर रखा है, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा 2nd ग्रेड का कोर्स हम करवाने वाले हैं। चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, धन्यवाद।